गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आप सभी का साइंस की क्लास के साथ साथ एनबीएफ पब्लिक स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े रहें एनबीएफ पब्लिक स्कूल के साथ। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो कल की क्लास में हमने बात की थी आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली की। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 आपका है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी इस चैप्टर का नाम है। तो कुछ टर्म्स हमने कल डिस्कस किए थे, अगले टर्म्स पे अपन चल रहे हैं और अगला जो शब्द आता है उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। इसको नाम दिया जाता है द्विसंकर संकरण। देखिएगा क्या है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर, इसके पहले हमने बात की थी एक संकर संकरण की, जिसमें कि एक लक्षण को काम में लिया गया था। द्वि का मतलब क्या है? दो, यानी जहां दो लक्षणों को लेकर संकरण या क्रॉस करवाया जाता है उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जहां की दो लक्षणों को लेकर संकरण या क्रॉस करवाया जाता है उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे आगे। मेंडल ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, उन्हीं नियमों से एक नियम आता है, तीसरा नियम, जिसको कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में दो लक्षणों को काम में लिया गया। दो लक्षण जहां पर चार हम बात करें, चार ट्रेड्स को चुना गया था। एक था येलो पीला बीजपत्र और गोल बीज, और दूसरे थे हरे बीजपत्र और झुर्रीदार बीज। हम आगे डिस्कस करें। मतलब टोटल दो कैरेक्टर्स, दो लक्षणों को लिया गया और चार ट्रेड्स को वहां लिया गया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अगली टर्म की बात करें, अगला टर्म यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं F1 पीढ़ी। देखिएगा F1 पीढ़ी का मतलब है प्रथम संतति पीढ़ी। इसको कहा जाता है प्रथम संतति पीढ़ी। और देखिए प्रथम संतति पीढ़ी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम माने कि हमारे दादा दादी से हमारे जो है परिवार की शुरुआत हम माने, हालांकि परदादा भी हैं सड़दादा भी हैं, हम मान लीजिए दादा और दादी को मानते हैं, वो प्रथम जनक हैं हमारी फैमिली के। तो दादा दादी से फिर कौन होंगे? दादा दादी से होंगे पापा बुआ जी। पापा बुआ जी हैं, पापा मम्मी जी, बुआ जी फूफा जी। तो अलग अलग फिर जनरेशन आगे चलेगी। सुनेगा ध्यान से, दादा दादी, तो दादा दादी से कौन है? दादा दादी की ऑफ स्प्रिंग कौन है? दादा दादी की संतति कौन है? हमारे पापा जी बुआ जी, पापा जी बुआ जी। तो पापा जी बुआ जी क्या है? दादाजी दादी जी की क्या है? संतति हैं। यानी हम ये कह सकते हैं दादा दादी प्रथम जनक हैं। तो पापा जी और बुआ जी हमारे क्या हो गए हैं? वो हो गए प्रथम संतति। प्रथम संतति पापा जी और बुआ जी, पापा जी मम्मी जी, बुआ जी फूफा जी, अलग जाएंगी। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से हम क्या बात यहाँ करना चाह रहे हैं। यानी प्रथम जनक से जो प्रथम संतति प्राप्त होती है उसको कहा जाता है प्रथम संतति पीढ़ी। यानी जनकों से, इस तरह भी कह सकते हैं जनकों से प्राप्त होने वाली प्रथम संतति को, जनकों से प्राप्त होने वाली प्रथम संतति को प्रथम संतति पीढ़ी कहा जाता है, जिसको कि F1 से इंडिकेट किया जाता है। बात करते हैं आगे F2 की। और F2 की मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पीढ़ी हम जो F2 प्राप्त करने जा रहे हैं वो केवल पादपों के संदर्भ में हम डिस्कस कर रहे हैं। जंतुओं में ये संभव नहीं जो भी अपन बोलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, F1 संतति जो बनी है उसके सदस्यों में क्रॉस द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी उसको कहा जाता है F2 पीढ़ी। देखिए हम क्या बोलेंगे, प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य, F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण द्वारा प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण द्वारा प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। यानी F1 पीढ़ी जो आई थी उसके जो मेंबर, ध्यान दीजिए यहाँ हम बात करें प्लांट्स के केस में, तो आप उसको एनिमल्स के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो F1 पीढ़ी की जो संतति प्राप्त होगी उसके बीच जब स्वपरागण कराया जाएगा, पादपों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, स्वपरागण जब कराया जाएगा यानी F1 क्रॉस F1, तो जो पीढ़ी हमें प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे F2 पीढ़ी। ओके, इसके बाद अगला जो आता है शब्द यहाँ पे उसको कहा जाता है प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट। प्रभावी लक्षण, देखिए क्या है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट कर पाते हैं,
वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट कर पाते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे बात करें लंबा, इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल T के साथ। हम बात करें रेड की, तो रेड को हम शो करेंगे कैपिटल R के साथ में। यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट कर पाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण को दर्शाया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा। प्रभावी लक्षण अगर है तो उसके हम काम में लेंगे इंग्लिश का कैपिटल लेटर। जैसे लंबापन, लंबा पौधा, लंबापन के लिए हम काम में लेंगे कैपिटल T। इसी तरह येलो के लिए हम काम में लेंगे, पीले के लिए हम काम में लेंगे कैपिटल Y। प्रभावी लक्षण एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी के बाद में अगला वाला आपका आएगा अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण वो होंगे जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाते। तो हम किस तरह कहेंगे यहाँ पे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा प्रभावी लक्षण को हम इंडिकेट कर रहे थे कैपिटल लेटर के साथ में, यहाँ अप्रभावी जो लक्षण है उसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली टर्म की ओर। और अगली टर्म आपकी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है एलील। अगली टर्म है एलील, जिसको कि एक नाम और भी दिया जाता है, इसी को कहा जाता है युग्म विकल्पी। एलील या युग्म विकल्पी। देखिए लंबापन पादप का लक्षण है। लंबापन जो है पादप का लक्षण है, या हम बात करें लंबाई। अब लंबापन किस तरह हो सकता है, पादप लंबा भी हो सकता है, पादप बौना भी हो सकता है। अपन यूं मान सकते हैं कि ये हाइट यानी ऊंचाई का लक्षण है। तो पादप लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। मतलब एक जो लक्षण है उसके दो विपरीत जो रूप होते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं किसी जीन के दो विपर्यासी लक्षण, किसी जीन के दो विपर्यासी लक्षण, दो कौन से होंगे, एक प्रभावी वाला होगा, दूसरा अप्रभावी वाला होगा। सुनिएगा वापस परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी जीन के दो विपर्यासी लक्षणों को ही एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। किसी जीन के दो विपर्यासी लक्षणों को ही एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल T और स्मॉल t, ये एक तरह से विपर्यासी या अलग अलग लक्षण माने जाएंगे। अगला आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी, सम का मतलब है समान। अगर किसी जीन के दोनों एलील, मान लीजिए जीन है पीलेपन के लिए, पीलेपन के कोई जीन है और वो एलील की फॉर्म में है। एलील का मतलब जहाँ जीन का युग्म हुआ, एलील का मतलब जीन का युग्म। तो अगर किसी जीन के दोनों एलील अगर समान हैं, जैसे कैपिटल Y, या फिर हम कहें स्मॉल y, या हम कहें स्मॉल r, या फिर हम कहें कैपिटल R, तो किसी जीन के दोनों या किसी एलील के दोनों जीन जब समान होते हैं तो उसको कहा जाता है समयुग्मजी। किसी एलील के दोनों विपर्यासी लक्षण समान होने पर इस स्थिति को कहा जाता है समयुग्मजी। इसका विपरीत आपका बनेगा विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब अलग अलग, यानी किसी एलील के या युग्म विकल्पी के दोनों जीन अगर अलग अलग हैं तो उसको कहा जाता है विषमयुग्मजी। हेटेरोजाइगस उसको कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें कि क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल T स्मॉल t, यानी अलग अलग जब जीन होंगे किसी एलील के तो उसको हम नाम देते हैं हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मजी। जबकि समयुग्मजी में क्या होगा, एलील के जो दोनों जीन हैं वो समान एक ही अवस्था में पाए जाएंगे। कैपिटल हैं तो दोनों कैपिटल होंगे, एक स्मॉल तो दूसरा वाला भी स्मॉल भी वहां आपको देखने को मिलेगा। अगला आता है आपका लक्षण प्रारूप, जिसको कि फेनोटाइप कहा जाता है। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से कोई सजीव कैसा दिखाई देता है। पादप हमने देखा बाहर से लंबा है या बौना है। बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से किस तरह दिखाई देता है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को उसका लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसी तरह से एक आता है जीन प्रारूप।
यानी किसी पादप की या जंतु की, ध्यान दीजिएगा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जंतु और पादप दोनों में काउंट किया जाता है। किस तरह के जीन है, जैसे हम बात करें कैपिटल टी, दूसरा आपका रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और बार कैपिटल टी स्मॉल टी, अगला रहेगा स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल टी वाले जीन कितने हैं, ओनली वन, ये एक एलील है जो कैसी स्थिति में है, समयुग्मजी में है। दो एलील आपके पास ऐसे हैं जो विषम युग्मजी स्थिति में है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 2 बनेगा। एक एलील आपका फिर से समयुग्मजी स्थिति में है, जहां की दोनों के दोनों जीन किस रूप में है, अप्रभावी हैं, लेकिन है किस स्थिति में, समयुग्मजी स्थिति में। तो जीन किस तरह के हैं, वो उस सजीव के जीन प्रारूप को दर्शाते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे, किसी सजीव के जीनीय संगठन को, किसी सजीव के जीनीय संगठन को उसका जीन प्रारूप कहा जाता है और इसका अलग अलग अनुपात निकाला जाता है। हम जब बात करेंगे एक संकर संकरण की और द्विसंकर संकरण की, तो इनके अलग अलग अनुपात निकाले जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अंतिम आपका और आता है शब्द टर्म, जिसको कहा जाता है जन्मजात एवं अर्जित लक्षण। जन्मजात एवं अर्जित लक्षण, देखिए क्या मतलब है जन्मजात, जैसे नाम से जन्मजात, किसी सजीव में जो लक्षण जन्म के साथ ही उपस्थित रहते हैं उनको जन्मजात लक्षण कहा जाता है, तथा जो लक्षण सजीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, प्राप्त करता है, किसी का हाथ कट गया, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से पैर कट गया, किसी का ट्रेन आ रही थी, वो ट्रैक पे चला गया था, गलती से जानबूझकर ट्रेन उसका हाथ लेके चली गई, पैर लेके चली गई, बाकी जो बच्चा उसको दुख देके चलेगी। तो होता है ऐसा, देखते हैं अक्सर कुछ लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। देखिएगा ये एक समाधान नहीं है समस्या का। होता है कि बार समस्याएं काफ़ी गहरी हो जाती हैं, समाधान ढूंढने से नहीं मिल रहा होता है, तो इंसान एक आखिरी समाधान ढूंढता है और वो आखिरी समाधान उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दे, जो कि गलत है, सही नहीं है। तो देखिए समस्या है तो समाधान, आप कोशिश तो करिए, समाधान डेफिनेटली मिलेगा। हाथ और पैर इस तरह चले जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, समाधान नहीं मिलेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जन्मजात लक्षण वह हैं जो जन्म के साथ ही उपस्थित रहते हैं, अर्जित लक्षण वह हैं जो जीव अपने जीवन काल में अर्जित करेगा। क्यों हम पढ़ रहे हैं, जन्मजात लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए इनको एक नाम और दिया जाता है वंशानुगत लक्षण। जबकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अवंशानुगत लक्षण। आज हमने जो चर्चा की है, इस चर्चा के साथ ही शब्दावली भी समाप्त हो गई है जो आनुवांशिकी से संबंधित है। चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच।